नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आखिरकार यूपी की राजनीति में वो साइलेंट सुनामी कौन सी है जिसका अंदेशा जताया जा रहा है, और अगर ये सुनामी आ गई तो यूपी की पूरी राजनीति पलट जाएगी, सारे समीकरण पलट जाएंगे और यूपी की राजनीति में 2027 में वो हो सकता है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मुसलमानों का जो पूरा बेस है, मुस्लिम पॉलिटिक्स का जो पूरा बेस है, ये कहा जा रहा है कि उस पूरे बेस के विचलन की संभावना है। यानी कि बेस एक जगह से खिसक करके दूसरी जगह जा सकता है, और इसे कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिकल होगा। ये आज तक कभी इस तरह से नहीं हुआ था कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले और उनकी रहनुमाई का दावा करने वाले कुछ बड़े चेहरे एक साथ इकट्ठा हों और यूपी जैसे राज्य में जो स्थापित पार्टियां हैं उनको छोड़ करके मुसलमान उस कॉम्बिनेशन की ओर चले जाएं। क्या ये मुमकिन है? मैं आपको बताता हूं कि ये जो कवायद है, जो होने जा रहा है, वो क्या है, और आपको बताऊंगा इसकी इतनी चर्चा क्यों है, और अगर ये हो गया तो क्या वाकई यूपी में मुसलमान वोटरों की जो तस्वीर है और उसके चलते यूपी की चुनावी तकदीर क्या दोनों बदल जाएगी? अब क्या हो रहा है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। तो सबसे पहला नाम इस कड़ी में है अरशद मदनी का। अरशद मदनी यानी कि जमीयत उलेमाए हिंद के सदर हैं। अरशद मदनी यानी कि दारुल उलूम देवबंद के मुखिया हैं। अरशद मदनी यानी कि देश में और दुनिया में जो मुस्लिम हक और हुकूक की बात की जाती है उसकी एक बहुत ही बुलंद आवाज़ हैं, और चूँकि दारुल उलूम देवबंद यूपी के सहारनपुर में है, इसलिए यूपी में उनका असर ज़बरदस्त है। तो अभी शुरुआत हुई कि अरशद मदनी गए थे यूपी के आजमगढ़। वहाँ पर एक सम्मेलन था मदरसों पर, और ये सम्मेलन मदरसा सुरक्षा सम्मेलन के नाम से जाना गया। ये आजमगढ़ के कस्बा सराय मीर में आयोजित किया गया। यहाँ पर अरशद मदनी ने कुछ बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि मदरसों को जो आतंकवाद का अड्डा बताते हैं ये काम गलत है। मदरसों को टारगेट किया जा रहा, मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और मैं मदरसों के साथ में जम कर के खड़ा हूँ, खुल कर के खड़ा हूँ। इधर अरशद मदनी ने अपनी बात खत्म नहीं की कि उधर एक आवाज़ आई कि हम आपके साथ हैं, और ये आवाज़ थी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने तुरंत मदनी साहब के सुर में सुर मिलाया और कहा कि मुसलमानों के साथ में वाकई जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी कि कब तक ठगे जाते रहोगे मियाँ, आओ हमारे साथ आओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और ये सीधा मैसेज था। और आप सोचिए, मौलाना अरशद मदनी की बात में हामी भरना और साथ में ये बोल देना कि कब तक ठगे जाते रहोगे मियाँ। ये एक ही दौर का किस्सा है। यानी कि चंद्रशेखर के जहन में कुछ ना कुछ तो है। ये वही चंद्रशेखर हैं जो मुसलमानों के मुद्दे पे बेबाक होकर के बात करते हैं। जब संभल में दंगे भड़के तो चंद्रशेखर ने सीधा, सबसे पहले चंद्रशेखर ही थे जो सीधा संभल की ओर कूच कर गए। उनको जाने नहीं दिया गया, ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने जमकर के संभल के हक में बात उठाई। चाहे सीए का मुद्दा रहा हो, एनआरसी का मुद्दा रहा हो, जितने भी मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, बुलडोज़र का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर चंद्रशेखर मुखर होकर के बात करते हैं। यहाँ तक कि आजम खान के मुद्दे को अगर किसी ने यूपी में सबसे अधिक मुखरता से उठाया है तो चंद्रशेखर ने उठाया है। वे जेल में भी उनसे मिलने गए और बाहर आकर के भी आजम खान के मुद्दे को उठाया। तो मौलाना अरशद मदनी और चंद्रशेखर, ये कॉम्बिनेशन आपने देख लिया। देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद लगातार ये कहती है कि पॉलिटिक्स से, सियासत से उसका कोई वास्ता नहीं है और ना ही वो कोई सियासी तकरीरें करती है, लेकिन पॉलिटिक्स तो मैसेजिंग की होती है। और मैसेज ये है, 27 नज़दीक है, 2025 आ चुका है, और ऐसे में यूपी के आजमगढ़ में जाकर के मौलाना अरशद मदनी मदरसों का मुद्दा उठाते हैं, और पहली आवाज़ जो साथ में खड़ी होती है वो चंद्रशेखर आज़ाद की खड़ी होती है। अब देखिए घटनाएं कैसे कैसे जुड़ रही हैं। इसमें आप जोड़ दीजिए ओवैसी को, चूँकि ओवैसी और चंद्रशेखर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और जमीयत उलेमाए हिंद के जो सदर हैं मौलाना अरशद मदनी और असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, दोनों ही उसके मेंबर हैं और दोनों के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं।
तो ये त्रिकोण बन गया। और ओवैसी भी लगातार मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर होकर के बात करते हैं, यहाँ तक कि जिन मुद्दों पर दूसरी विपक्षी पार्टियां खामोश रह जाती हैं वहां भी ओवैसी खामोश नहीं रहते हैं। तो आप सोचिए, ओवैसी, चंद्रशेखर, मदनी, ये तीनों कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाए। और इसमें जब चौथा नाम आप जोड़ेंगे और वो नाम है आजम खान का, तो जो अभी तक आपको डेडली लग रहा है उसको सुनामी में तब्दील कर दिया जाएगा। सुनामी का मतलब ये है कि अगर ये चारों चेहरे एक साथ एक जगह आ गए तो इसका सीधा सा मतलब है मुस्लिम वोटों का अब तक का सबसे बड़ा ध्रुवीकरण हो सकता है। अब आजम खान की कहानी सुनिए। आजम खान इस समय सीतापुर जेल में हैं और लगातार संकेतों के जरिए अपनी नाराजगी वो जाहिर करते रहे हैं। कुछ दिनों पहले उनकी एक चिट्ठी आई थी जेल से ही। समाजवादी पार्टी के रामपुर के जिला अध्यक्ष उस चिट्ठी को सामने लाए थे और उस चिट्ठी उन्होंने अखिलेश यादव से क्लियर कहा था कि जैसे आप संभल का मुद्दा उठा रहे हैं वैसे रामपुर का मुद्दा भी तो उठाइए। रामपुर में जो मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी हुई है, पूरी क़यादत को, लीडरशिप को ख़त्म किया गया है और उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। ये माना गया कि आज़म खान की नाराज़गी का ये पहला फ़लसफ़ा है जो खुल करके सामने आ रहा है। आज़म खान नाराज़ हैं, उनसे जेल में साल कोई मिलने नहीं गया, वे जेल में रहे, लंबे समय तक जेल में रहे। इसकी टीस है उनकी बेगम, जब वो रिहा होकर के आई तो उनसे भी काफ़ी वक्त तक कोई मिलने नहीं गया। और ये लगातार बात उठती रही है कि आज़म खान के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसमें जिस ताकत से समाजवादी पार्टी को खड़ा होना चाहिए था, समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं हुई। अब इम्पैक्ट देखिए, इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। जैसे ही चंद्रशेखर ने मुसलमानों को लेकर के बात कही और उसी दौर में बहन जी का एक संदेश आता है और बहन जी कहती हैं कि बरसाती मेढकों से सावधान हो जाओ। ये सीधा संदेश चंद्रशेखर के लिए था कि बहुजनों बरसाती मेढकों से सावधान हो जाओ। और मैं बहन जी के ट्वीट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये हलचल शुरू हो गई है और ये हलचल इसलिए और बढ़ रही क्योंकि यूपी में हम देखें तो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वहाँ पर रिपोर्ट बताती है कि 92% मुसलमानों का सहयोग साथ मिला है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को। ये एक तरफा से भी बड़ा है। 92% कल्पना से परे है। 5% बीएसपी को बताया गया और 2% बीजेपी को बताया गया और 1% अन्य पार्टियों को। इस तरह से मुसलमानों ने वोट दिया है। CSTS के सर्वे में ये बात सामने आई। तो 90% चंक अगर एक जगह आता है तो उसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, समाजवादी पार्टी 37 सीटें और कांग्रेस 6 सीटें, टोटल 43 सीटें अपोजिशन में कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने जीत ली। इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ये सारा ये जो पूरा मोबिलाइजेशन है अगर इन 4 नेताओं के इर्द गिर्द हो गया तो किस तरह से मुस्लिम वोटरों का पूरा चंक खिसक जाएगा और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है यूपी की राजनीति पर। यूपी में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 19.26% की उनकी आबादी है और अगर संख्या की बात करें तो 3,84,00,000 के करीब उनकी जनसंख्या है। और ऐसे में ये सवाल और भी गहराता है कि मुसलमानों के मुद्दे पर वे पार्टियां जिनको बोलना चाहिए था वे खामोश क्यों हो जाते। अभी हाल ही में अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी हुई एक सोशल मीडिया पोस्ट के सिलसिले में। तो सवाल ये उठा कि अखिलेश यादव उस पर क्यों नहीं बोले। सवाल ये उठा कि मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव खामोश क्यों रहते हैं। और ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। आजम खान का मुद्दा उठा तो ये मुद्दा उठा, बुलडोजर कार्रवाई जब मुसलमानों पर बहुतायत उसको लेकर के जब विरोध की आवाज़ें गूंजने लगी तो ये मुद्दा उठा। अली खान महमूदाबाद की अभी जब गिरफ्तारी हो गई जिसमें कि कांग्रेस ने खुल करके आवाज़ उठा दी, वहाँ ये मुद्दा उठा कि अखिलेश यादव खुल करके सामने क्यों नहीं आए। तो ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और ऐसे में मैं आपको फिर से वहीं पर लेकर के आ रहा हूँ। अगर ये 4 चेहरे एक साथ हो जाते हैं, अरशद मदनी, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी और चौथा नाम है मोहम्मद आजम खान, तो ये मान लीजिए कि यूपी की पॉलिटिक्स की शक्ल बदलने जा रही है। मुस्लिम वोट अगर एक तरफ हुए और साथ में दलित वोट उनके साथ में जुड़ गए तो आप ये जान लीजिए कि यूपी एक बार फिर से उसी तरफ पहुंच जाएगा जहां पर बहुमत किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। और ऐसे में
जो पार्टियां छोटी होती हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन कम होता है, वो किंग मेकर बन जाती हैं, तो क्या ये चार के चारों चेहरे एक साथ मिलकर के 2027 के किंग मेकर बनने जा रहे हैं? यक्ष प्रश्न तो यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।